Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover the same chapter, and that is early kingdoms of history. So let's start the chapter. In this video I have to start from society. तो जिस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब जनपद या महाजनपद थे, उस टाइम पर जो सोसाइटी थी, लोग जो थे उन्हें वर्णास में डिवाइड किया गया था। 4 वर्णास में सोसाइटी डिवाइड थी। सबसे पहले ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद क्षत्रियास, फिर वैश्यास और शूद्रास को सबसे नीचे रखा गया था। ये जो 4 वर्णास थे, ये 4 वर्णास अपनी बर्थ की बेसिस पर इन्हें अपने वर्ण में माना जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान, कोई पर्सन ब्राह्मण फैमिली में उसका जन्म हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एक ब्राह्मण बन जाएगा। तो अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग वर्णा के जो लोग थे, वो अलग अलग कामों को करते थे। ब्राह्मण्स को माना जाता था, ब्राह्मण से ये उम्मीद की जाती थी कि ये वेदों को पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं, और जितने भी पूजा पाठ हैं, जितना भी पूजा पाठ का काम है, धार्मिक क्रियाएं हैं और बलि देने का काम, ये ब्राह्मण्स करेंगे। क्षत्रियास वॉरियर होते थे, सोल्जर्स होते थे और वॉर्स में जाते थे, यानी वो वॉर्स में युद्ध लड़ने का काम करते थे। वैश्यास ये ट्रेड एंड एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, ये बिजनेस करने का काम करते थे। तो ये जो पहली 3 वर्णास को जिनको मैंने आपको बताया, ये वेदास को पढ़ सकते थे और बलि देने का काम कर सकते थे। शूद्रास जो सबसे नीचे जो कास्ट थी, जो वर्ण था, शूद्रास का काम था बाकी तीनों ग्रुप की सेवा करना। जो भी वो काम है रह जाएं, जो जिस तरह के काम वो नहीं करेंगे, वो सारे काम शूद्रास को करना पड़ता था। शूद्रास के अलावा एक और भी ग्रुप था उस टाइम पर, जिसे अनटचेबल कहा जाता था, और ये अनटचेबल जो लोग थे, ये शूद्रास से भी नीचे रखे गए थे। अनटचेबल्स को शूद्रास से भी नीचे की रैंक में रखा गया था। Here you can see the all people belong from all the varnas, कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो ब्राह्मण्स हैं, देखिए इनके हाथ में जो बुक दिख रही है, इसका मतलब ये इस काम को करने का इनका काम था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्षत्रिय हैं। आप इनका ये बो एंड एरोज देखें, इससे आपको पता चलेगा कि ये वॉर में जाने का काम करते थे। नाउ नेक्स्ट इज वैश्यास को आप देखेंगे, इनकी ये कैप, टोपी और इनके हाथ में जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये इनका काम लेन देन का था, पैसे लेना, खरीदना, बेचना। तो बिजनेस का काम, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर का काम ये करते थे। नाउ नेक्स्ट द लास्ट इज शूद्रा द पर्सन बिलोंग फ्रॉम शूद्र कास्ट इज होल्डिंग अ ब्रूम, एक झाड़ू पकड़ी हुई है, जिससे ये पता चल रहा है कि सोसाइटी में जो इस तरह के काम है, सफाई से या कुछ ऐसे काम जो अच्छे कंसीडर नहीं किए जाते हैं, वो सारे काम शूद्रा को करने होते थे। तो ये 4 कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, और शूद्रा के बाद एक और लेवल था, वो अनटचेबल्स का था, जो उससे भी नीचे माना जाता था। बर्थ की बेसिस पर ये जो वर्ण सिस्टम था, ये लोअर कास्ट के, लोअर वर्ण के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जन्म के आधार पर आप हमें हमारा वर्ण डिसाइड कराएं और हमें लोअर कास्ट में रख दें। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वर्ण सिस्टम और ज्यादा रिजिड होता चला गया। प्रोफेशंस बिकेम हेरिडिटेरी, और ये जो प्रोफेशंस थे ये हेरिडिटेरी हो गए। इसका मतलब ये था कि जो जिस वर्ण में जिसका जन्म होगा, वो उस वर्ण के लोग जिस काम को कर रहे होंगे, उनकी आने वाली जनरेशन्स को भी वही काम करना पड़ेगा। दे कुड नॉट चेंज देयर प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशंस को चेंज नहीं कर सकते थे। एंड सेपरेट रूल्स फॉर ईच वर्ना, और हर किसी वर्ण का अपना रूल अलग होता था। मीन्स ये सारे रूल्स, एक जैसे रूल्स सभी वर्ण के लोगों को फॉलो नहीं करने होते थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मगध। मगध एक मोनार्चिकल महाजनपद था, जिसमें एक राजा रूल करता था। हम दोनों के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, मोनार्चिकल को भी पढ़ेंगे, रिपब्लिकन को पढ़ेंगे। फॉर मोनार्चिकल महाजनपद वी विल स्टडी अबाउट मगध। तो मगध एक मोनार्चिकल महाजनपद था, जिसमें एक राजा रूल करता था, और ये वो टाइम था, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। इस टाइम पर जो सबसे पावरफुल महाजनपद था, ये मगध था। तो मगध सबसे पावरफुल महाजनपद था, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारी चीजें थी जो मगध को पावरफुल बनाती थी।
सो अंडर दिस वी वुड रीड अबाउट सम फैक्टर्स, कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मगध एक ऐसी जगह पर लोकेटेड था, वो जगह थी गैंगेटिक बेसिन, यानी गंगा बेसिन में मगध लोकेटेड था, जहाँ की मिट्टी, जहाँ की सॉयल बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत फर्टाइल भी होती है। और जब मिट्टी अच्छी थी तो अच्छी मिट्टी, सॉयल फर्टाइल होने की वजह से यहाँ जो फसल ग्रो की जाती थी वो क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में फसल होती थी तो वहाँ के किसान अच्छे थे, अच्छा टैक्स देते थे। तो राजा को जब ज़्यादा टैक्स मिलता था, सोर्सेज और उसकी इनकम, उसके रेवेन्यू जब अच्छे थे तो उसके पास आर्मी बड़ी थी, और ऑब्वियसली जब आर्मी स्ट्रांग होती है तो राजा अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, किंगडम अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। लैंड टैक्स हाई था, और लैंड टैक्स हाई होने की वजह से राजा को अच्छी इनकम मिलती थी, जो किंगडम के लिए, उस राज्य के लिए अच्छी बात थी। तो इसलिए वो एक अच्छी और बड़ी, एक लार्ज आर्मी को मेंटेन कर पाता था। नाउ नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड मगध विद टिम्बर एंड एलिफेंट। यहाँ जो फॉरेस्ट थे, जो गैंगेटिक बेसिन में फॉरेस्ट थे, मगध में जो आते थे, वहाँ के फॉरेस्ट से राजा को वहाँ की लकड़ी बहुत अच्छी थी जो मिलती थी, और साथ के साथ एलिफेंट्स भी मिलते थे। फॉरेस्ट से मिलने वाली लकड़ी को वो घर वगैरह बनाने के लिए यूज करते थे, और वो एलिफेंट जो वहाँ पर मिलते थे उन फॉरेस्ट में, उनको यूज करके राजा अपने चैरियट्स वगैरह उन एलिफेंट्स को यूज करके वो आर्मी में इस्तेमाल करता था, उन्हें यूज करता था। और एलिफेंट्स यूज करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हॉर्स के कंपैरिजन में जिसके पास एलिफेंट होंगे वो कितना पावरफुल माना जाएगा। तो लकड़ी का इस्तेमाल, जंगल से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल घर, फोर्ट्स और चैरियट्स को बनाने के लिए यूज होता था, और एलिफेंट्स को आर्मी में, मतलब वॉर वगैरह में यूज किया जाता था। मगध हैड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। मगध में आयरन ओर के बहुत सारे डिपॉजिट्स थे, और आयरन को उस टाइम पर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, टूल्स और वॉर के लिए, वेपन्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। मगध को नेचर ने खुद से ही प्रोटेक्ट किया हुआ था, मींस मगध चारों तरफ से नेचर ने मगध को प्रोटेक्ट किया हुआ था। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, चारों तरफ वॉल होती है, हम जब सो रहे होते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता कि हमें किसी तरफ से आकर कोई अटैक करेगा तो उसके लिए कोई रास्ता खुला नहीं होता। तो इसी तरह से जो मगध था, मगध के चारों तरफ नेचर ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। राजगृह की जो पुरानी कैपिटल थी, ओल्ड कैपिटल थी, जिसे आज के टाइम में राजगीर कहा जाता है, दैट वाज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड। ये चारों तरफ से हिल्स यानी पहाड़ियों से सराउंडेड थी, घिरी हुई थी। और जो न्यू कैपिटल थी, जिसे पाटलिपुत्र तब कहा जाता था, अभी इसे पटना कहा जाता है, ये रिवर गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड थी। तो ये जो नेचुरल बैरियर्स थे, ये आसपास के किंगडम से होने वाले अटैक से उसे बचाते थे। अगर किसी को अटैक करना हो तो हिल्स को क्रॉस करना होगा, और हिल्स को क्रॉस करना आसान नहीं था, तो राजगृह नाम की कैपिटल सेफ थी। बाद में जो पाटलिपुत्र बनी, जो अभी पटना जिसे कहा जाता है, ये एक तरफ इसके जो रिवर गंगा थी, इसकी वजह से भी ये आसपास के किंगडम के अटैक से इनको डर कम था। नेक्स्ट इज मगध हैड ए फ्लोरिशिंग ट्रेड। मगध में जो बिजनेस किया जाता था वो बाकी रीजन से भी जो किया जाता था वो काफ़ी फ्लोरिशिंग था, काफ़ी अच्छा बिजनेस किया जाता था। और बिजनेस से होने वाला जो प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को राजा अपनी बड़ी सी आर्मी को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है। तो एक राजा की पावर किस में होती है? उसकी आर्मी में। जितनी बड़ी आर्मी होती है वो राजा उतना ही पावरफुल या स्ट्रांग माना जाता है। मगध में बहुत पावरफुल राजाओं ने रूल किया, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे पावरफुल राजाओं ने मगध पर रूल किया। और ये जो राजा थे, ये हमेशा अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के बारे में सोचते रहते थे कि किस तरह से वो आसपास के एरियाज के राजाओं को, आसपास के किंगडम के राजाओं को हराएं और अपने एरियाज को, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाएं। मगध 100 ऑफ ईयर्स तक, सैकड़ों सालों तक ये काफी पावरफुल रहा, और शिशुनाग और नंद राजाओं जैसे राजाओं ने इस किंगडम को, मगध नाम के किंगडम को काफी स्ट्रांग भी किया। और ये तब तक पावरफुल रहा, मगध जो किंगडम था, जब तक मौर्यंस राजा आए, तब भी ये मगध काफी स्ट्रांग, काफी पावरफुल रहा। Now our next and last topic is the वज्जी कॉन्फिडेरेसी। तो ये जो वज्जी कॉन्फिडेरेसी है, इसमें हम लिच्छवीज को पढ़ेंगे, और लिच्छवीज एक रिपब्लिकन महाजनपद था।
तो वजीज वर अ कॉन्फिडेरेसी, यानी बहुत सारे क्लैंस, बहुत सारे ग्रुप मिलकर एक वजीज बनाया गया जिसमें बहुत सारे क्लैंस इंक्लूड थे। और इसमें जो सबसे पावरफुल क्लैन था, ग्रुप था, उसका नाम था लिच्छवीज। इनकी कैपिटल वैशाली थी, जो अभी आपको ये कैपिटल जो वैशाली है ये अभी बिहार में सिचुएटेड है, मीन्स ये जगह बिहार में है। हम पहले इस बारे में पढ़ चुके हैं कि लिच्छवीज एक रिपब्लिकन महाजनपद था। तो इसमें कोई राजा नहीं होता था, रिपब्लिकन महाजनपद में कोई राजा नहीं होता था, और मगध जो मोनार्चिकल था वहाँ राजा होते थे। तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए लोग खुद से डिसीजन लेते थे। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, किसी डिसीजन को उन्हें लेना होता था, तो सारे लोग इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद डिस्कशन किया जाता था कि अब क्या हमें करना चाहिए। तो कुछ भी करने के लिए लोग इकट्ठा होते थे और फिर सब मिलकर डिसीजंस लेते थे। जो ग्रुप होता था लोगों का, सारे लोग नहीं, जो इलेक्टेड लोगों का ग्रुप होता था वो इकट्ठा होकर उन प्रॉब्लम्स को जिनको रिजॉल्व करना है या कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो मिलकर डिस्कस करते थे। लिच्छवीज रिपब्लिक रिमेन्ड इंडिपेंडेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लिच्छवी रिपब्लिक था, लिच्छवी रिपब्लिकन महाजनपद जो था वो काफी लंबे टाइम तक इंडिपेंडेंट रहा, लेकिन फाइनली अजातशत्रु ने लिच्छवी नाम के महाजनपद को जीत लिया और जीतकर अपने राज्य में, अपने किंगडम में उसने मिला लिया। So here the chapter is finished. So this is for today, and in next video we will meet you with new topics, new content, new chapter. Till then, take care and bye bye. Do keep watching my videos.